चलो, मनी एंड बैंकिंग कर रहे हैं। तो मनी बेसिकली क्या हो गया, सोर्स ऑफ पेमेंट की जगह हम बोलेंगे इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम किसी चीज के बदले उसको एक्सचेंज करते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई एक चीज है जो मुझे चाहिए, तुम उसके प्रोड्यूसर हो, मुझे वो चीज चाहिए, तो मैं तुम्हें वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दूंगी कि लक्षित तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मोबाइल फोन है, तुम मुझे दे दो और उसके बदले तुम ये पैसे रख लो। तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डेफिनेशन जब मनी की लिखोगे तो तुम्हें इंक्लूड करना है कि इट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल। ऐसा नहीं कि मनी के बदले मैं तुम्हें उठा के मेरे घर में जो भी सामान पड़ा है वो दे दूं और बोलूं लक्षित ये ले लो और मुझे दे दो अपना सामान। हम्म। वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहां पे वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी पहली डेफिनेशन हो गई है मनी की। अब मनी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है लक्षित? नोट्स एंड कॉइन्स। हम्म। नोट्स एंड कॉइन्स। नोट्स, ठीक है, जो हमारे पास 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के कॉइन्स हैं, नोट्स हैं। और कॉइन, यस। ये दोनों यस। तो ठीक बोला। ठीक है, यस। अब एक चीज सोचो, अगर मुझे तुमसे कोई सामान चाहिए और मैं तुमको बोलती हूँ लक्षित मेरे पास इस समय ना कैश नहीं है, नोट्स और कॉइन्स को हम कैश बोल सकते हैं। यस मैम। मैं बोलती हूँ लक्षित आई डोंट हैव कैश, तुम एक काम करो तुम चेक रख लो, मैं तुम्हें चेक दे देती हूँ, लोगे, एक्सेप्ट करोगे चेक? यस मैम। तो क्या हुआ, बैंक में चेक मैं कैसे दूंगी? बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं उस अकाउंट से तुम्हें चेक दूंगी। हम्म। तो बैंक में यस हम मैम। जो रुपए रखते हैं एज डिपॉजिट्स, वो भी मनी के फॉर्म में इंक्लूड होती है, उसको भी हम मनी ही बोलते हैं। ओके सो। तो बेसिकली पहले के जमाने में जब बैंक्स उतने ज्यादा नहीं थे और बेसिकली लोग कैश पे डिपेंड करते थे, तो नोट्स और कॉइन्स थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तुम्हारा इसमें चेक्स। बैंक अकाउंट्स, खाली चेक्स नहीं, क्रेडिट कार्ड्स भी दे सकती हूँ, या। डेबिट कार्ड से कर सकती हूँ पेमेंट, है ना? हम्म। पहले तो मनी का डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू एनी आइटम दैट कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये पॉइंट देन इट बी एक्सेप्टेबल। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, जैसा अभी तक आईजीसीएससी का ट्रेंड रहा है, 4 या 5 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है डिफाइन मनी, तो तुमको ये दोनों पॉइंट इंक्लूड करने होंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी इंक्लूड करना पड़ेगा और एक्सेप्टेबल। अगर ये दोनों टर्म्स यूज नहीं करोगे तो तुम्हारे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही तुम कुछ भी डेफिनेशन लिख दो। और ये दोनों मेंशन कर दोगे तो 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ओके। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक्सेप्टेबिलिटी, ये कोई भी चीज जो ये दोनों पोजेस करती है वो मनी हो जाती है। ठीक है, अब मनी ओके। अभी अभी हमने देखा क्या किस फॉर्म में होती है, कॉइन्स हो गए, नोट्स हो गए, बैंक अकाउंट्स हो गए। हाँ। कॉइन्स और नोट्स क्या हुए, फिजिकल फॉर्म, जो हम हमारे साथ कैरी करते हैं, हमारे पॉकेट्स में, हमारे वॉलेट्स में, घर में अलमारी में रखते हैं, फिजिकली वी कैन टच एंड फील। बट बैंक अकाउंट्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पेटीएम नहीं हो सकता। पेटीएम भी हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली पैसे मेरे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, ना मैंने अपने पॉकेट से कैश निकाला ना तुम्हारे पॉकेट में कैश गए, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया। हम्म। तो अगर एमसीक्यू में आता है विच इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ पेमेंट, तो बैंक अकाउंट्स या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन रहेगा वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, बाकी ये दोनों फिजिकल फॉर्म है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, नोट्स एंड कॉइन्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी अभी पढ़े, नोट्स और कॉइन्स मिलके कैश बनता है। हम्म। ये फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, मान लो तुम्हें कोई लार्ज पेमेंट करनी है, कोई बहुत बड़ा पेमेंट करना है लाखों में, हाँ। इतना सारा कैश कैरी करना बहुत रिस्की होता है। यस मैम एंड बहुत ज्यादा वर्क होता है। बहुत ज्यादा, लाइक इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल इट। या इट्स हार्ड टू हैंडल ऑल्सो। इतनी सारी काउंटिंग हम्म। करो, फिर जिसको दे रहे हो वो भी काउंट करके चेक करेगा कि तुमने पूरे पैसे दिए हैं कि नहीं दिए। तो इट्स बहुत यस बोथ मैम। इनकन्वीनियंट एंड रिस्की। यस मैम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को रिप्लेस करने के लिए चेक्स आ गए। चेक में क्या है, एक पतला सा लंबा सा कागज कैरी किया, वो कागज उसको दे दिया और उसके बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर हो।
ये कैश का डिसएडवांटेज है कि ये बहुत रिस्की और इनकन्वीनियंट होता है फॉर लार्ज ट्रांजैक्शन। और बैंक अकाउंट्स उसके विपरीत क्या होता है, इजी एंड कन्वीनियंट। बैंक अकाउंट्स में देखो यहाँ पॉइंट मेंशन है, इट इज इजी एंड कन्वीनियंट। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी है और ये ऑनलाइन ट्रांसफर्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, पेटीएम, आजकल जितने भी हम ऑनलाइन ट्रांसफर्स करते हैं सारे के सारे बैंक अकाउंट्स में कंसिडर होते हैं, बिकॉज पैसे मैम हमारे बैंक अकाउंट से ही निकलते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रॉड। अगर मान लो तुम्हारा चेक कहीं मिसप्लेस हो जाता है, अगर तुमने गलती से उस पर बेरर चेक, मालूम है बेरर चेक क्या होता है? ये नहीं मैम। ओके, बेरर चेक तुम्हारा हो गया कि मान लो तुम्हारे पास कोई चेक है, उसमें तुमने जिसका नाम लिखना है, पे हाँ। करोगे ना, जैसे मैं मान लो तुम मुझे, मैं तुम्हें पे कर रही हूँ, मैंने ऊपर लिखा पे टू लक्षित अग्रवाल और नीचे अमाउंट लिख दिया, ठीक है। हम्म। अब मान लो मैंने नीचे अमाउंट तो लिख दिया, नाम का जगह ब्लैंक छोड़ दिया, और वो चेक किसी और के हाथ लग गई, वो क्या करेगा, वो वहां अपना नाम लिख लेगा, और खुद को पैसे दे देगा। उसके अकाउंट में रुपए चले जाएंगे। यस मैम। अब तुम मान लो कोई पेटीएम कर रहे हो, तुमसे गलती से नंबर, ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है ना, किसी और के नंबर पे भेज दिया, दैट पर्सन मे नॉट रिटर्न इट टू यू। तुम्हारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पिन चोरी हो सकते हैं। So these are the disadvantages, but in today's world everyone prefers bank accounts only because ये बहुत convenient होता है, बहुत easy होता है, और सबसे बड़ा बात है बहुत क्विक होता है, घर बैठे बैठे तुम कर सकते हो, तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया नोट्स प्लस पॉइंट्स एंड बैंक अकाउंट्स। अब तुम एक बात मुझे फिर बताओ, एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, तुम एक दुकान में गए, तुम्हें ग्रोसरी खरीदनी है, कुछ घर का हम्म। सामान खरीदना है तुम्हें, ठीक है। तुमने सामान खरीद लिए, तुम्हारा बिल बना 1500 रुपीज। कितना? 1500, कोई भी अमाउंट ले लो, ओके। XYZ, 1500 रुपीज का बिल बना तुम्हारा, ठीक हम्म। है। और तुम घर से कैश लेके निकलना भूल गए, तुम्हारे पॉकेट में कैश नहीं है, तुम्हारे पॉकेट में 700-800 रुपए नहीं, तुमने ओवर शॉपिंग कर ली। ओके। अब तुम उस दुकानदार को बोलोगे भैया मेरे पास कैश तो नहीं है, डू वन थिंग, तुम मेरे से चेक ले लो, ठीक है, या मैं तुम्हें जीपे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। क्या दुकानदार को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा? यस मैम। अच्छा मान लो उसके पास जीपे अकाउंट नहीं है, तो मैम देन उसमें चेक यूज करना होगा। क्या करना होगा? चेक। चेक, अच्छा ठीक है, चेक, मान लो जीपे अकाउंट नहीं है तो जीपे का ऑप्शन गया। अब तुम बोल रहे हो मैं उसको चेक दे दूंगा, तुम मान लो उसको दुकानदार मान जाता है कि ठीक है चेक दे दो, तुम 1500 रुपए का चेक देके चले गए, तुम घर आए, तुमने उस चेक का स्टॉप पेमेंट करा दिया। स्टॉप पेमेंट पता है? तो नहीं, स्टॉप नहीं। स्टॉप पेमेंट होता है, मान लो तुम मुझे एक चेक देते हो कि मैम ये चेक ले लो, ये चेकअप बैंक में डालना, मेरे अकाउंट से रुपए आपके अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। हम्म। तुमने मुझे चेक दिया, तुम मेरे पास से निकले, तुम्हें तुरंत फोन में अपने फोन बैंक में फोन किया कि मैंने इतना नंबर चेक इशू किया है, चेक में नीचे नंबर्स होते हैं, इसको हम लोग चेक नंबर बोलते हैं, हर चेक का एक चेक नंबर होता है, चेक बुक लेकर के हम्म। देखना हाथ में चेक कैसा होता है, ठीक है, नीचे चेक नंबर होता है। तुमने बैंक में तुरंत फोन किया कि मेरा सो एंड सो चेक नंबर का पेमेंट अगर तुम्हारे पास आए तो वो पेमेंट मत करना, स्टॉप पेमेंट कर दो, वो चेक खो गया है। झूठ बोल सकते हो ना बैंक को, हाँ। वो चेक चोरी हो गया है, तुम उस चेक का पेमेंट मत होने देना। मुझे नहीं मैम पता वो जब चेक, बट हमने जान पेमेंट करी थी, मतलब वापस बोलो। लाइक हमने लाइक उसको दे दिए थे पैसे, बट हम वो बैंक को बोल रहे हैं कि हम कैंसिल करा दे चेक। हाँ फ्रॉड, तुमने उसको दे दिया कि और भैया चेक रख लो। अब मैं और तुम तो एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग खोज लेंगे, शॉपकीपर के पास कितने सारे लोग आते हैं, वो तुम्हें कहाँ खोजेगा, फिर तुम उसे 1500 का चेक देके चले गए और तुमने घर आके हाँ, बैंक में फोन कर दिया स्टॉप पेमेंट, वो तुम्हें कहाँ खोजेगा? नहीं खोज तो वो पाएगा। मना कर सकता है ना कि नहीं नहीं मैं चेक नहीं लूंगा, मुझे कैश ही दो, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको कैश दे रहे हो तो वो कैश के लिए तो कभी भी मना नहीं करेगा, वो तो हंसते हंसते ले कैश लेगा। वो अगर फेक कैश हो गया, जैसे सॉरी, फेक कैश, जैसे फेक मनी। ये फेक कैश तुम कैसे दोगे, वो तो पहचान लेगा, देखते नहीं हो आजकल जब 2000 के नोट देते हैं बट वैसे ऊपर लाइट में करके देखते हैं फेक है कि नहीं है।
अगर उसने अब फेक ब्लाइंडली दे कैश अगर दे भी देगा, मान लो अगर दे भी देता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सिस्टम कर रखा है कि आपके पास अगर किसी ने आपको नकली नोट दे दिया, आप उसको रिजर्व बैंक में जा करके चेंज करा सकते हो। फिर वो जो जिसने नकली नोट दिया उसको तो फिर रिजर्व बैंक पकड़ेगा, उसका तो जो रिजर्व बैंक करना है वो करेगा। मैम ऐसे तो मैं खुद का ही फेक नोट ले लूं और फिर रिजर्व बैंक को दे दूं, बोल दूं किसी और ने मेरे को पैसे दिया है। तो आगे आके बोलो क्या बोल रहे हो। मैम ऐसे तो मैं कोई भी फेक नोट ले लूं और मतलब मैंने खुद ही खरीद लिया फेक नोट या कुछ कर दिया और फिर मैं बोल रिजर्व बेटा वो बैंक को किसी ने रिजर्व मेरे बैंक है बेटा, तुम्हारी इतनी होशियारी वहां चलेगी नहीं। वो पूरा पता लगाएंगे कि ये फेक नोट आया कहाँ से, फिर ही चेंज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे वो। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक है। तो हम अगर कहीं भी जाते हैं किसी भी चीज के पेमेंट के लिए, हम कैश देंगे तो सामने वाला वो कैश एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, वो उसके लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन बैंक और अकाउंट से रिलेटेड जो पेमेंट है इसको वो डिनाई कर सकता है। ही कैन डिनाई दीज पेमेंट्स, है ना। वो बोलता है कि चेक नहीं लूंगा, मैं कुछ चेक नहीं लेना। हाँ। वो फिर कभी कभी बोलता है कि मैं चेक नहीं ले सकता, हाँ सॉरी। मैं चेक नहीं ले सकता, नहीं लेंगे, तुम्हारा चेक फेल हो गया तो फिर मैं तुमको कहाँ खोजूंगा। इसीलिए बैंक अकाउंट्स के अलावा ये जो दो है नोट्स और कॉइन्स, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। वैसे बैंक अकाउंट्स भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन क्योंकि नोट्स और कॉइन्स लीगल टेंडर, देखो इसको क्या होता है, इसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे कोई सामान ले रही हूँ और तुमको कैश दे रही हूँ, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो कि मैम मैं कैश नहीं लूंगा। अरे कैश नहीं लोगे तो क्या लोगे, कैश तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं चेक दूंगी कैश तो मना कर सकते हो, डेबिट कार्ड मना कर सकते हो, जीपे मना कर सकते हो। तो जिस फॉर्म ऑफ पेमेंट को तुम मना नहीं कर सकते हो, तुम्हें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो होते हैं लीगल टेंडर। मतलब लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए ये टर्म यूज करते हैं लीगल टेंडर। गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज कर रखा है। short term can we see a form of payment which has to be accepted in yeah, a sort of payment which has to be accepted. या इन सेटलमेंट A ऑफ इट। form of a form of payment which has to be accepted in a हाँ इट इज अ settlement of फॉर्म it. ऑफ पेमेंट Yeah. विच हैज टू बी एक्सेप्टेड। हाँ, लेना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम मुझे ये बोल के सामान बेचने से मना नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं मैं कैश नहीं लूंगा। तुम दुकान खोल के बैठे हो, मैं कैश दे रहा हूँ, तुम्हें मुझे सामान देने होंगे, हाँ, लेकिन तुम मुझे ये बोल के जरूर मना कर सकते हो कि मैम मैं चेक नहीं लूंगा, मैं आपको सामान नहीं दूंगा। Up to mostly ma'am, every shop has a Paytm account or whatever. पेटीएम अकाउंट। Paytm, more any like approximately I don't know. Every almost every shop has like a Paytm thing, a या Paytm. एवरी हैज, बट अगर तुम आज भी स्मॉल टाउन्स में जाओ, तुम दिल्ली में रह रहे हो, मैं कोलकाता में रह रही हूँ, यहाँ सब कुछ बहुत डेवलप्ड है, लेकिन तुम कोई छोटे जगह पे जाओ तो हाँ आज भी लोग नहीं जानते कि पेटीएम क्या होता है, जीपे क्या होता है। तुम वहां पे जाओगे और कोई सामान खरीदोगे और उसको बोलोगे भैया मैं पेटीएम कर देता हूँ, उसे पता ही नहीं पेटीएम क्या है, वो मना कर देगा, ही विल डिक्लाइन, है ना। Okay. लेकिन वो Yes, कैश के लिए ma'am. मना नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान को पता है कैश क्या है। आजकल बच्चे को भी पता है कि कैश क्या है, कैश वो लेगा ही लेगा। Yes, ma'am. ठीक है। इसीलिए कैश मतलब नोट्स प्लस कॉइन्स, इसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। इसमें बैंक अकाउंट्स नहीं आते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई भी पेमेंट लीगल टेंडर में फॉल नहीं करती। ठीक है, Okay. क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़े। Yes, ma'am. अब देखो फंक्शंस ऑफ मनी, मनी 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 पढ़ लिया, मनी होता क्या है, मनी किस फॉर्म में होता है, लीगल टेंडर क्या है, मनी काम क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहला देखो Um, डेफिनेशन से ही आ रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। medium of exchange. दो लोगों के बीच में कोई भी चीज एक्सचेंज करने के लिए काम आता है। पहले के जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम, पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है। हम्म। जैसे आप बोल रहे थे कि 10 kg राइस के लिए मैं मोबाइल फोन लूंगा। हाँ, एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, या वो हमारा बार्टर सिस्टम, जिसमें कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी लक्ष्य, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो क्यों बंद हो गया वो सिस्टम। ठीक ही तो था ना, तुम्हारे पास 10 किलो राइस है, मेरे पास 5 किलो गेहूं है, हमने एक्सचेंज कर लिया,
प्रॉब्लम क्या था, क्यों बंद हो गया? If people don't know the exact right value of the item. नहीं, बट वैल्यू हम सेट करेंगे ना कि भैया मैं तुम्हें 10 किलो राइस के बदले 5 किलो गेहूं दूंगा, वैल्यू हमने सेट कर लिया, वैल्यू की प्रॉब्लम नहीं आती। I don't know. मान लो तुम एक राइस प्रोड्यूसर हो, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या था सबसे बड़ा, तुम एक राइस प्रोड्यूसर हो, मैं एक वीट प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, हम बार्टर सिस्टम से अपना सामान एक्सचेंज करते हैं। अब मैं एक महीने तुम्हारे पास आई, मैंने बोला रक्षित मुझे राइस की जरूरत है, तो तुम मुझे राइस दे दो, तुम मुझसे वीट ले लो। हाँ. हो सकता है उस महीने तुम्हें वीट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर और में वीट right. की बहुत स्टॉक पड़ा है, हाँ. तुम मुझे क्या बोलोगे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए इसलिए तुम मुझे भी नहीं दोगे। So it is very not a proper form. सॉरी, इट इज वेरी, It is very, not a very formal way of trading. Not formal way of क्या इट इज अ प्रॉब्लमैटिक वे बेसिकली, इसको इस problematic. प्रॉब्लम है ना बार्टर सिस्टम का, जहाँ पे तुम्हें जो सामान चाहिए, हो सकता है तुम्हारे पास जो सामान है हो सकता है वो मुझे नहीं चाहिए, या मेरे पास जो सामान है वो तुम्हें नहीं चाहिए। इसको हम बोलते हैं डबल, लिख लो ये टर्म, एमसीक्यू में आएगा, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब हो सकता है हम दो लोग के वांट्स कोइंसाइड ना करें, तुम मना कर ही सकते हो ना, मुझे नहीं चाहिए इस मैंने वीट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं इसको। जरूरी नहीं है तुम्हारे पास जो सामान है वो मुझे हर समय चाहिएगा, हो सकता है मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मनी के साथ क्या है, मुझे जो रिक्वायरमेंट है मैं मनी देके खरीद लूंगी, जो नहीं है उसको नहीं लूंगी। ठीक है, बार्टर सिस्टम का पहला प्रॉब्लम ये था। बार्टर सिस्टम का जो दूसरा प्रॉब्लम आता था वो आता था प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। पहले के जमाने में ना बार्टर सिस्टम में लोग एनिमल्स भी एक्सचेंज करते थे, पता है, Yeah. काउस, स्पेशली काउ कैटल जो फार्म में काम आते हैं, वो भी एक्सचेंज होते थे पहले के जमाने में। ठीक है, मान Hmm. लो तुम्हारे पास 10 kg राइस है, उसकी वैल्यू हमने फिक्स की कि 10 किलो राइस की वैल्यू होती है 2.5 काउस। 2.5 cows. 2.5 काउस कैसे दोगे हाफ काउ? Baby cow. हाँ, Baby cow. बेबी काउ नहीं, 2.5 काउ, काउ को तो काटोगे नहीं ना, तो कैसे करेंगे? कैसे काटोगे? तो डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी बार्टर सिस्टम में। हम्म. यहाँ पे अगर मैं 5 रुपए का भी सामान खरीदना चाहती हूँ तो 5 रुपए देने की भी व्यवस्था मेरे पास है, या तो 5 का कॉइन दे दो या कॉइन्स मिला के दे दो। तो बार्टर सिस्टम के ये दो बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम बंद हुआ, मनी इंट्रोड्यूस हुआ। और मनी का सबसे पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बहुत इजीली हमें सामान एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है। क्लियर है? This one. दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज की वैल्यू डिटरमाइन, आज तुम शॉप में जाते हो कोई सामान खरीदना है तो पूछते हो ना भैया ये कितने का है, वो तुम्हें किस टर्म्स में बताता है? मनी टर्म्स में। Rupees. 1000 का है, 5000 का है, 10,000 का है, मनी टर्म्स में बताता है। Okay. क्योंकि वो तुमको मनी टर्म्स में बताता है, तुमको मान लो तुम शॉप ए में गए, शॉप ए ने तुमको बोला कि तुम अगर मेरे से ये सामान लोगे तो ये ₹5000 का है। तुम दूसरे शॉप Hmm. में गए, सेम सामान के लिए उसने बोला कि मैं 4500 में दूंगा तुमको, कौन से शॉप से लोगे? B. बी से। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों ने जो वैल्यू लगाई है तुम उसको कंपेयर कर पा रहे हो ना, कंपैरिजन पॉसिबल है, Hmm. वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में है। Hmm. तो ये कोई भी सामान की वैल्यू लगाने में हेल्प करता है। आज मान लो वैल्यू नहीं है, कोई तुम शॉप ए में गए, वो तुमको बोला कि मैं तुमको ये सामान दूंगा 10 kgs ऑफ राइस के बदले, और शॉप बी ने बोला मैं तुमको दूंगा 10 kgs ऑफ व्हीट के बदले। कैसे कंपेयर करोगे? कंपैरिजन ही नहीं होगा। हाँ. तुम कैसे डिसाइड करोगे किसके पास जाऊं? तो उस Yes. केस हाँ. में क्या होता है, तुम, यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू।
तो इसीलिए मेजर ऑफ वैल्यू, सब सामान की वैल्यू डिटरमाइन करता है, जिससे कि इजी होता है हमारे। ठीक है। ठीक। थर्ड फंक्शन देखो, स्टोर ऑफ वैल्यू। बहुत इजी है, अगर समझ लोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी है और इससे ज्यादा मार्क्स कैरी भी नहीं होता एग्जाम में। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या हुआ तुम्हारा? आज मान लो बार्टर सिस्टम के एज में चलते हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास उस समय क्या होता था पता है? बार्टर सिस्टम में कोई भी चीज एक्सचेंज होता था। लीव्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं, व्हीट भी एक्सचेंज हो रहा है, राइस भी एक्सचेंज हो रहा है। अब मान लो तुम्हारे पास 10 kgs ऑफ राइस है, हम्म। जो आज के दिन तुम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हो, किसी को भी राइस की जरूरत नहीं है। पॉसिबल है? पॉसिबल है ना ये? हाँ मतलब किसी को तो राइस की जरूरत होगी। किसी को नहीं है, तुम्हारा सामान नहीं बिक रहा, तुम एक्सचेंज नहीं कर पा, हाँ। तो तुम ये राइस को मैक्सिमम कितने दिन स्टोर कर पाओगे लक्ष्य? नहीं कर पाओगे। ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे ना, खराब होगा ये, खराब हो जाएगा। हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो एसेट है वो वेस्ट हो गया आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तुम इसको सेव नहीं कर सकते हो, हम्म। नॉट सेव इट। बट मनी क्या है तुम्हारा? तुम सेव कर सकते हो। आज जरूरत नहीं है तो उसको सेविंग्स में डाल दिया, गुल्लक में डाल दिया, अलमारी में रख दी, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। हम्म। तो तुम्हारे वैल्यू को स्टोर करता है मनी, तुम्हारे पास जो एसेट है उसको स्टोर करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ मनी इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब अकाउंट्स में पढ़ा होगा, डेफर्ड मतलब मैंने अकाउंट ले रखी मैम। अकाउंट्स नहीं ले रखा है, ओके। डेफर्ड मतलब होता है जो चीज बाद में दी जाए। मान लो मैं और तुम बहुत अच्छे फ्रेंड है, मैंने तुमसे कोई सामान खरीदा, मैंने बोला लक्ष्य दे दो ये सामान, बोरो। ना तुम्हें इसका पेमेंट 10 दिन बाद करता हूँ। बोरो कर सकते हैं। हाँ, बोरो कर सकते हैं, लैंड कर बोरो कर सकते हैं। सकते हैं, हाँ बोरो कर सकते हैं। तो तुम बोलोगे ठीक है मैम आप ले लो सामान, बोरो कर लो, मैं आपको दे देता हूँ, बट 10 दिन बाद ना मुझे मनी दे देना इसके बदले में। आई ट्रस्ट यू दैट यू विल पे मी, है ना? तो ये तुम्हें सामान बोरो करने में भी हेल्प करता मैम ऐसे बैंक्स भी करते हैं। है। हाँ बैंक्स भी, हाँ बैंक की फंक्शंस में पढ़ेंगे हम लोग, वो बैंक का फंक्शन अभी पढ़ेंगे। अच्छा। फंक्शंस ऑफ मनी कर रहे हैं हम चार। लेकिन वही मान लो मेरे पास 10 किलो राइस है, तुमसे मैंने सामान ले लिया, लक्षित दे दो मुझे, तुम बोलोगे मैम मैं दे तो दूंगा, लेकिन आपके पास जो राइस पड़ा है 10 दिन बाद वो खराब हो जाएगा, तो आप मुझे कैसे पे करोगे? आपके पास तो कुछ नहीं है फिर, तो यू नॉट ट्रस्ट मी ना, बिकॉज आई विल हाँ। नॉट हैव एनीथिंग आफ्टर 10 days। बट विथ मनी हम्म। यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट मी कि मनी तो कहीं नहीं जा रहा, एम इज माई फ्रेंड एंड मनी तो वो दे ही देंगी, मनी को तो कुछ होने वाला नहीं है। So यस these मैम। are basically 4 functions of money. Clear? यस मैम।